मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो 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 सरलता से आपकी समझ में आ सके और आप प्रश्नों को याद कर सकें। मित्रों, सैंधव सभ्यता से संबंधित इसके पूर्व में 2 वीडियोस मैं लेके आया था, जिसमें सैंधव सभ्यता से पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने MCQ टाइप में सॉल्व कराया था, जिससे ये पता चले कि सैंधव सभ्यता से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो UGC की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो, PGT की हो, TGT की हो, UPPSC की हो, RO की हो या पेट एग्जामिनेशन हो, UPSSC एग्जामिनेशन हो, सब में इस तरह से प्रश्न सैंधव सभ्यता से पूछे जाते हैं। यही सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन वीडियोज के बाद मैं अपने इस वीडियो में वन लाइनर टाइप में उन्हीं प्रश्नों को लेकर के जो परीक्षा में बार बार आते हैं उपस्थित हूँ, जो आपके सामने ये है। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में, सबसे उत्तर में जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो है मांडा। मांडा कहाँ पे स्थित है? सबसे उत्तर में हम देख सकते हैं, भारत के सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर सबसे दक्षिण में आप देख लेते हैं, सबसे उत्तर ऊपर हो गया, सबसे दक्षिण नीचे हो गया, और सबसे दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल पाया जाता है वो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र है। मतलब जो सैंधव सभ्यता के स्थल पाए गए वो उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र। इसी तरह से पश्चिम में हम देखेंगे, जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सूतका गेंडोर है। वो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। वो भारत के बाहर स्थित है, भारत के जस्ट बगल में ही बलूचिस्तान आता है, तो वहाँ बलूचिस्तान में स्थित है। और सबसे पूर्व में जो स्थल सैंधव सभ्यता का पाया जाता है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, जैसा कि पहले वीडियो में हम इसको प्रश्न फॉर्म में भी देख चुके हैं। तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ। इसको हम एक सूत्र के माध्यम से भी हम बताए थे कि कैसे सूत्र के माध्यम से इसको हम लगा सकते हैं। तो अगर हम उत्तर दक्षिण करें, जैसे कि ये देखते हैं मैप में, सबसे ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। इस प्रकार से भी हम देखें, यहाँ पश्चिम होता है और यहाँ पे पूर्व होता है। इस प्रकार भी हम देखते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनता है आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका सूत्र क्या बनेगा। इसको एक मैप के माध्यम से फिर से हम डिनोट करते हैं इसको, और हम स्थल के नाम अब यहाँ पे लिख देते हैं। और स्थल लिखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। आप देखते हैं यहाँ पे आता है मांडा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे दक्षिण में हम देखते हैं तो यहाँ आता है दैमाबाद। ये हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको याद हो, जैसे भी याद हो। दैमाबाद हो गया। फिर उसके बाद जब हम पश्चिम में आते हैं तो ये सूतका गेंडोर है। सूतका गेंडोर है, सू लिख दी हमने। और उसके बाद से पूर्व में आलमगीरपुर है, और इसका मैंने सूत्र भी बनाया था। आप भी इसको बना सकते हैं। आप उत्तर से दक्षिण अगर बनाते हैं तो मांडा और दैमाबाद हमको मिलता है, तो ये माद हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माद लिख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण। ये हो जाएगा माद। और अगर यहाँ से सूतका गेंडोर का सू लेते हैं और यहाँ से आलमगीरपुर का आ लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा सुआ। तो अगर हम सुआ और माद याद रखे हैं तो सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल और सबसे पश्चिमी स्थल हम बहुत आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट तथ्यों की तरफ हम बढ़ते हैं। इस सभ्यता की कुछ और चीज़ों को देखते हैं। इस सभ्यता के प्रथम जो अवशेष मिले हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। अब इसकी तिथि को जान लेते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अनेक विद्वानों ने अनेक तिथियां दी हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तिथि है, जो परीक्षा में भी पूछी जाती है, वो 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के पहले इस तरह का कोई साक्ष्य अभी हमको नहीं प्राप्त है जहाँ नगरीय क्रांति थी। सबसे पहली नगरीय क्रांति थी ये हड़प्पा सभ्यता जो थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के खोज से संबंधित है। और आप देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इसीलिए इनको जन्मदाता कहते हैं।
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। कर्जन ने ही उस समय रेल पटरी बिछवानी शुरू की थी और उसी समय खुदाई में ये सब प्रकट हुए थे, इसीलिए पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है आता है, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसके बाद हम देख लेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले के वीडियोज में भी हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी पूर्व के वीडियोज आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नदियों से कैसे प्रश्न, स्थल और नदी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार जरूर पूर्व के वीडियोज को देखें ताकि आपको पता चल सके कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर हम देखेंगे। हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पे है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है। रोपड़ सतलज नदी के तट पे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। शुद्का गेंडोक दास्क नदी के तट पे है। कुड़ाल सरस्वती नदी के तट पे है। बनवाली सरस्वती नदी के तट पे है और चनहोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल और उसके खोजकर्ता। इससे भी संबंधित प्रश्न हैं जो 4 विकल्प देकर के सूची 1 सूची 2 मिलाने को भी आते हैं और एक सिंगल प्रश्न भी पूछा जाता है जिसमें 4 स्थलों के उत्खननकर्ता का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि निम्न में से एक सही रहता है, बाकी 3 गलत रहते हैं, कौन सा सही है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, तो हम इनको देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हीलर। हड़प्पा की खोज दयाराम सोहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर। चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजमूदार एवं अर्नेस्ट मैके। लोथल की खोज रंगनाथ राव। कालीबंगा अमलानंद घोष एवं ब्रिजवासी लाल। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिस्ट। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा और सुदका गेंडोर की खोज सर मार्क आरल स्टाइन ने की है। इसके बाद हम सैंधव सभ्यता की वास्तुकला देखेंगे। वास्तुकला में हम देख रहे हैं भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जो भवन बने हुए थे, भवन में 2 मंजिलें भी थीं। दरवाजे सड़कों की ओर, सिंधु सभ्यता के जो घर बने थे उनके दरवाजे सड़कों की ओर न खुल करके गलियों में खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, ये प्रश्न में बार बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की कौन सी है जो और कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है ये इमारत, सबसे बड़ी इमारत है ये, अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिलते हैं। मोस्टली फर्श कच्चे ही होते थे, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा संधव स्थल है, एक ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से पक्के फर्श के भी साक्ष्य हमको मिले हैं। अब हम इनका एग्रीकल्चर देखेंगे, कृषि देखेंगे। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया। सिंधुवासी क्या क्या उगाते थे, तो चावल, जिसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से मिलता है। बाजरा, इसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, तो लोथल और सौराष्ट्र से मिलता है। रागी और सरसों, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं संधव घाटी में, ये एक ऑलरेडी प्रश्न है। इसी तरह से बाजरे के साक्ष्य के संदर्भ में है और सेम रागी के साथ सरसों के भी साक्ष्य के संदर्भ में प्रश्न बनते हैं। सिंधुवासी हल से परिचित थे, यह कैसे पता चलता है, क्योंकि सिंधव सभ्यता का एक स्थल है बनवाली जहाँ से हल से जुती हुई नालियाँ प्राप्त हुई हैं और इससे पता चलता है कि ये लोग हल से परिचित थे। अगले एक पॉइंट में ही हम देखेंगे कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिना हल के जुते हुए खेत होने की संभावना नहीं है, इसीलिए हल के साक्ष्य को हम मानते हैं, क्योंकि बनवाली से भी हल की साक्ष्य का पता चलता है और कालीबंगा से जुते हुए खेत होने के से भी हल के साक्ष्य का पता चलता है। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। आपने देखा है कि चावल के, बाजरा के, रागी, सरसों के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन गन्ना का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त संधव स्थल से नहीं होता है। अब इनका पशुपालन देखेंगे। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, इसके साक्ष्य तो मिलते हैं, जैसे हाथी दांत का पैमाना मिलता है और घोड़े की हड्डियां भी मिलती हैं, लेकिन इस तरह का साक्ष्य नहीं मिलता कि इनको पालतू बनाए थे। सुरकोटता से जैसे अस्थिपंजर प्राप्त हो जाता है। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपालन इनका हो गया। व्यापार और वाणिज्य देखेंगे। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। जैसे आज के समय में मुद्रा हम देते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस तरह से नहीं था,
वस्तु विनिमय के माध्यम से हमने उनको कुछ दिया और उनसे कुछ लिया, इस माध्यम से वस्तु विनिमय इसी को कहेंगे, क्रय विक्रय किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं और प्राचीन काल से ही हमारे व्यापार बाहरी विदेशों देशों से होते रहे हैं। हम देख सकते हैं ये इस तरह का हमें साक्ष्य मिलता है कि हम प्रमुख रूप से क्या आयात करते थे बाकी दूसरों देशों से, जैसे टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे, तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से आता था, सोना अफ़गानिस्तान व दक्षिण भारत से, सीसा ईरान अफ़गानिस्तान एवं राजस्थान से, लाजवर्द मेसोपोटामिया एवं फिर अफ़गानिस्तान से। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। ये इस तरह की संभावना व्यक्त की है। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं कि किस स्थल से क्या मंगाया जाता था। जैसे टीन पूछ दिया कि सिंधुवासी कहाँ से मंगाते थे, या चांदी पूछ दिया, या फिर लाजवर्द पूछ दिया। तो ये हमको ये टेबल ध्यान रखना जरूरी है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इनका व्यापार वाणिज्य देखेंगे। व्यापार वाणिज्य हमने देखा, इसके बाद से इनका धर्म देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष नहीं प्राप्त है, जैसे खुदाई में इस तरह का कोई भवन नहीं मिला है जैसे लगे कि ये मंदिर था। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वस्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। मोहर जो वो लोग लगाते थे उस मोहर से स्वस्तिक का चिन्ह मिला। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बबूल की भी पूजा ये लोग किया करते थे। पीपल और बबूल के दो वृक्षों की पूजा के साक्ष्य में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्वाद के बीच मिलते हैं। माने इस तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिससे पता चलता है कि जो ये भूत प्रेत और पुनर्जन्म वाली कथा है, क्योंकि 100 के साथ विभिन्न तरह की चीज़ें रखी जाती थी, तो पुनर्जन्मवाद और प्रेतवाद की भी साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। इनके लिपि के बारे में जानेंगे। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कनिंघम साहब थे। प्रयास किया L.A. वेंडल ने। सिंधु लिपि किस तरह की है, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि थी। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि लिखी कैसे जाती थी, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। हम आज कैसे लिखते हैं, हम बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। और सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाहिनी तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती थी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिंधु सभ्यता को प्राक इतिहास युग में रखा जाता है, जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने बताया है। इतिहास के पूर्व का जो युग है, जहाँ से ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं, केवल उनके मृदभांड, उनके बर्तन, उनके औजार से हम ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता में इस तरह की सभ्यता थी। तो या ये प्राक इतिहास युग में आता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अब तक जो स्थल खोजे गए हैं वो सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल किस तरह का नगर था, बंदरगाह नगर था, जहाँ बाहरी देशों से माल आता था और वहाँ से जाता था। और सुरकोटड़ा भी इसी तरह का स्थल था। मनके बनाने का कारखाना भी हमको लोथल एवं चनहुदड़ो से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें गेहूँ एवं जौ थी। तौल की जो इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी, 1:16। तौल की इकाई 1:16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। उनको लगता था कि यही वो देवी हैं जिनसे हमको अन्न उगाते हैं और हमको अन्न मिलता है, तो उर्वरता की देवी के रूप में इनकी पूजा किया करते थे। इस तरह से मित्रों ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रश्नों के माध्यम से किस तरह के प्रश्न आते हैं हमने शुरू में अपने 2 वीडियोज में बताया है। और इस वीडियोज में हम वो तथ्य वन लाइनर में लेके आए हैं। कुछ और तथ्य हैं जो एक वीडियो में और लेके आएंगे। ये 4 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।